हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बजट 2023 में बिजनेस इनकम से रिलेटेड क्या-क्या चेंजेस आए हैं ये देखेंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को पर्सनल इनकम टैक्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, कैपिटल गेन इसमें क्या-क्या चेंजेस आए हैं बजट 2023 में ये बताया है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसी ही एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। सबसे पहले जो चेंज आया वो सेक्शन 44 डबल बी एंड 44 ट्रिपल बी में आया है। इसमें जो लॉसेस, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, इसका अब बेनिफिट नहीं मिलेगा। यही अमेंड करा है। द अमेंडमेंट मेड इन under section 44 double B and 44 triple B by inserting a new clause that no set off of unabsorbed depreciation and brought forward loss of previous year shall be allowed to the assessee if any assessee declaring his income under provision of presumptive taxation। अगर आप इन सेक्शन का बेनिफिट लेते हो तो आपको जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है शुगर कोऑपरेटिव्स के लिए लेकर आए हैं, नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करा है 155 सबसेक्शन 19। अब ये क्यों है? सबसे पहले हम एक्चुअल जो सेक्शन है वो उसकी बात करते हैं। शुगर मिल कोऑपरेटिव्स के लिए ऑलरेडी फाइनेंस एक्ट 2015 में अमेंडमेंट लेकर आए थे कि जो भी वो परचेज करते हैं शुगर केन, जिस प्राइस में करते हैं, भले वो इक्वल टू या लेस देन प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट है, उसका जो डिफरेंस अमाउंट है वो एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अगर ये डिडक्शन असेसमेंट के टाइम पे असेसिंग ऑफिसर डिसअलाउ कर देता है होली और पार्टली, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन असेसी दे सकता है असेसिंग ऑफिसर को कि वो रिकम्प्यूट करे टोटल इनकम एंड ये एक्सपेंडिचर अलाउ करे। तो उसी के रिगार्डिंग ये सेक्शन, नया सेक्शन, सब सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है 19 अंडर 155 to provide that where any deduction in respect of any expenditure incurred for the purchase of sugarcane has been claimed by an SSE. Being a cooperative society engaged in the business of manufacture of sugar, and such deduction has been disallowed wholly or partly in any previous year commencing on or before the first day of April 2014. The assessing officer shall, on the basis of an application made by such assessee in this regard, recompute the total income of the assessee for such previous year after allowing deduction to the extent such expenditure is incurred at a price which is equal to or less than the price fixed or approved by the government for that previous year. And the provision of section 154 shall, so far as may be applied thereto, and the period for 4 years shall be reckoned from the end of previous year commencing on the first day of April 2022। तो यही सब सेक्शन लेकर आए हैं कि जब जब असेसमेंट के टाइम पे डिसअलाउ हो जाता है एक्सपेंडिचर, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो शुगर मैन्युफैक्चर करती हैं, वो असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन के द्वारा रिकम्प्यूट की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि वो टोटल इनकम रिकम्प्यूट करें और उन्हें ये डिडक्शन अलाउ करें। नेक्स्ट है एमएसएमई के लिए एक इंसेंटिव लेकर आए हैं कि अब से एमएसएमई को जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते, कोई भी एसएससी जब तक पेमेंट नहीं कर देता तब तक वो एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करेगा। तो इसके लिए सेक्शन 43 बी में एक नया क्लॉज इंसर्ट करा गया है एच, और उसमें बताया गया है कि जब तक आप पे नहीं करोगे एमएसएमई पर एंटरप्राइज को, तब तक आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। New clause H in section 43B is proposed to be added, which ensure that any sum payable by the assessee to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of MSME Act 2006 shall be allowed as deduction only on actual payment made during the year only। मतलब अब actual payment basis पे ही आपको मिलेगा। और इसके साथ एक और चीज उनने
चेंज करी है। जो प्रोविजो है सेक्शन 43 बी का वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोविजो क्या कहता है? प्रोविजो ये कहता है कि अगर आप पेमेंट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न कर देते हैं तो अलाउ हो जाता है, बट एमएसएमई एंटरप्राइजेस के केस में प्रोविजो का भी रिलीफ अवेलेबल नहीं है। तो जो टाइम अलाउ करा गया है एमएसएमई एक्ट में जो कि 45 डेज है, अगर उसके बियॉन्ड तक आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये असेसमेंट ईयर 2024-25 से लागू होगा। Extension of date of incorporation for eligible startup for exemption असेसमेंट ईयर 23-24। तो जो एलिजिबल स्टार्टअप है जो सेक्शन 80 आईएसी का बेनिफिट उठा सकते हैं, उनका जो इनकॉर्पोरेशन है वो 1 अप्रैल 2023 तक हो जाना चाहिए था। अब उसको एक साल और एक्सटेंड करके 1 अप्रैल 2024 कर दिया गया है। सेक्शन 80 आईएसी में जो एलिजिबल स्टार्टअप है वो 100% प्रॉफिट एंड गेन्स का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के आउट ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब जब वो इनकॉर्पोरेट हुए उससे 10 साल तक के जो भी उनके प्रॉफिट है उसमें से 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में वो एटीआईएसी का बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसमें उनको 100% डिडक्शन मिलेगा ऑफ प्रॉफिट एंड गेन। फैसिलिटेटिंग सर्टेन स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ये असेसमेंट ये 2023-24 से एप्लीकेबल है। इसमें सेक्शन 72 ए में जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बताया गया उसमें कुछ रिलैक्सेशन लाए हैं। तो रिलैक्सेशन में है फर्स्ट कंडीशन जिसमें उन्होंने शेयर होल्डिंग बिलो 51% कर दिया है। The first condition, that is reduction of its shareholding to below 51% shall apply in case the shareholding was above 51% before such sale of shareholding. सेकेंड कंडीशन जो लेकर आए हैं वो है कि जो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या इन तीनों में से कोई दो के उससे हो सकता है। द सेकेंड कंडीशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल मे बी कैरिड आउट बाय ईदर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर कंपनी और एनी टू ऑफ देम और ऑल ऑफ देम। तो ये जो दो कंडीशन है इसकी रिलैक्सेशन उन्होंने 72 ए में लाए हैं। सिमिलर अमेंडमेंट उनको सेक्शन 72 डबल ए में भी करना पड़ा, जिसमें उन्होंने कैरी फॉरवर्ड ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के बारे में बताया है कि वो अलाउ होगा इन केस ऑफ अमालगमेशन ऑफ वन और मोर बैंकिंग कंपनी विथ एनी other banking institution or a company subsequent to a strategic disinvestment if such amalgamation take place within 5 years of strategic disinvestment. Next है concessional tax for new manufacturing cooperative society। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है उनके लिए कंसेशनल स्कीम लेकर आए हैं, मतलब उनकी नया सेक्शन लेकर आए हैं 115 BAE। इसमें 15% के से उनको टैक्स देना पड़ेगा जो भी न्यू मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो रजिस्टर हुई हैं ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 और उन्हें जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है वो बिफोर 31 मार्च 2024 कर दी है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उनपे जो टैक्सेशन का कंसेशनल रेट है वो 5% रहेगा। नेक्स्ट है लॉसेस ऑफ स्टार्टअप्स टू बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 10 इयर्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। ये असेसमेंट ईयर 2023-24 से लागू होगा। इस सेक्शन में जो प्रोविजन टू सेक्शन 79 सबसेक्शन 1 है उसको अमेंड कर दिया है। पहले यहाँ पर 7 साल लिखे थे, अब 7 साल को बढ़ा के 10 साल कर दिए हैं। Provision to Section 79, subsection 1 is amended so that the carried forward losses for eligible startups as referred to in Section 80 IAC shall be considered for set off for the period of 10 years instead of 7 years earlier, beginning from the year in which such company was incorporated, if all the shareholder of the company as on the last day of the year in which the loss was incurred continue to hold those shares on the last day of the previous year in which the loss is set off। मतलब शेयर होल्डर जो सेम थे जब लॉस इंकर्ड हुआ वो सेम होना चाहिए जब लॉस सेट ऑफ हो रहा है। Next is relaxation for claiming deduction for preliminary expenditure. This is applicable from assessment year 2024-25। Section 35D को
अमेंड करा है, जिसमें उनने कुछ कंडीशन है, कंडीशन ऑफ एक्टिविटी इन कनेक्शन विद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बी कैरिड आउट बाय अ कंसर्न अप्रूव बाय द बोर्ड। ये कंडीशन को उनने अमेंड कर दिया है। अब इसकी जगह उन्होंने ये लाया है कि एक स्टेटमेंट जिसमें आपको डिटेल ऑफ द एक्सपेंडिचर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा इनकम टैक्स अथॉरिटी को। दैट मीन्स अगर आप सेक्शन 35D का बेनिफिट ले रहे हो तो इसमें जरूर कोई फॉर्म लिंक कर रहे हैं और आपको along with the return वो फॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा टू इनकम टैक्स अथॉरिटी। For allowability of expenditure, the assessee shall be required to furnish a statement containing the particular of these expenditure within the prescribed period to the prescribed income tax authority in the prescribed form and manner। तो 35D में भी कोई फॉर्म लिंक करने ही वाले हैं। इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम असेसमेंट ये 24-25 से एप्लीकेबल है। ये बहुत ही चर्चित सेक्शन है, सेक्शन 44AD एंड सेक्शन 44ADA। एक है बिजनेस के लिए और एक है प्रोफेशंस के लिए। तो बिजनेस के लिए उनने क्या किया है, पहले 44AD की लिमिट थी, वो 2 करोड़ थी, अब उसको बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया है। मतलब ये सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको एक मिनिमम टैक्सेशन के हिसाब से, मिनिमम रेट के हिसाब से टोटल इनकम बतानी है और उसमें टैक्स देना रहता है और बुक्स भी नहीं मेंटेन करनी रहती है। तो बिजनेस पर्सन के लिए अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएगी 3 करोड़ तक, अगर उनका कैश अमाउंट जो उनने रिसीव किया है या उनने पे किया है वो 5% ऑफ द टोटल रिसीट एंड टोटल पेमेंट एक्सीड ना करे। दैट मीन्स 95% से ज्यादा उनका नॉन कैश मोड में काम चल रहा हो बिजनेस का, तभी उनके लिए जो ये थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 3 करोड़ होगी। मतलब उनका टर्नओवर अगर 3 करोड़ तक है तो उनको कोई भी बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और मिनिमम रेट के हिसाब से टोटल इनकम बतानी है। नेक्स्ट है प्रोफेशंस के लिए। प्रोफेशनल के लिए 44ADA में पहले लिमिट थी 50 लाख की। अगर उनका ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर 50 लाख तक है तो वो इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसमें उनको बुक्स नहीं मेंटेन करनी है और 50% के हिसाब से वो इनकम बताएंगे और उस पर टैक्स जमा कर देंगे। अब ये जो 50 लाख की लिमिट है वो बढ़ के 75 लाख हो गई है, बट इसमें भी कंडीशन है। अगर आपका जो प्रोफेशनल रिसीट है या प्रोफेशनल पेमेंट्स है वो 95% या उससे ज्यादा नॉन कैश मोड में हो। अब कैश में उनने ये बताया है कि अगर चेक या डीडी में भी रिसीव हुआ हो बट वो अकाउंट पे ही नहीं है तो वो भी कैश में काउंट होंगे। तो इसका ध्यान रखें आप, सिर्फ चेक और डीडी में आना बैंकिंग मोड नहीं कहलाता है। अगर उस वो अकाउंट पे ही है तभी वो बैंकिंग मोड में आएगा, अदरवाइज वो कैश मोड में ही काउंट होगा। तो दीज आर दी चेंजेस इन बिजनेस इनकम। होप आपको समझ आया होगा और आप बिजनेस से रिलेटेड जो पीजीपीपी के सेक्शंस हैं वो आप समझ गए होंगे बजट 2023 में क्या प्रपोज चेंजेस हैं। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।